मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय महमूद गजनवी और उसके भारत पर आक्रमण, ये विषय हालांकि भारत पर तुर्क अभियान का ही एक भाग है। तुर्क अभियान के दौरान भारत में गजनवी से महमूद गजनवी ने निरंतर आक्रमण किए। भारत के विभिन्न हिस्सों को इस आक्रांता ने न केवल लूटा अपितु भीषण रक्तपात भी किया। और इसी कड़ी में मोहम्मद गौरी ने भी भारत को अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार बनाया। हालांकि महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगी, 998 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके जो इच्छा थी उसके अनुसार उन्होंने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को गद्दी पर बिठाया। किंतु महमूद गजनवी ने इसे युद्ध में पराजित कर जो सत्ता थी उसके हाथ से छीन ली। और इस समय महमूद की बहुत ज़्यादा आयु भी नहीं थी, वो अल्प व्यय का था। दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ज़्यादा उम्र उसकी नहीं थी, छोटी उम्र का था। 27 वर्ष उसकी मात्र उम्र थी। और गद्दी पर बैठते ही उसने खुरासान पर अधिकार कर लिया और बगदाद का जो खलीफा था अल कादिर बिल्लाह, उसने जो मुस्लिम जगत था उसका उस साम्राज्य का स्वतंत्र शासक उसने स्वीकार कर लिया और इसे यमीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत की उपाधियां प्रदान की। और यमीनुद्दौला की उपाधि की वजह से ही इसका जो वंश है, महमूद गजनवी का जो वंश है, वो यामीनी वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महमूद ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और इस तमाम काल में उसने अपने शौर्य, साहस, सूझबूझ और कुशल नेतृत्व से अपने पड़ोसी राज्यों पर अनेक विजय प्राप्त की। एक विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना की। इसके साम्राज्य में पंजाब से कैस्पियन सागर तक और समरकंद से राय तक विस्तृत भूभाग था। इसमें गजनी, खुरासान, सीस्तान, गरिस्तान, ख्वारिज्म, गौर और पंजाब के प्रदेश सम्मिलित थे। तो इस साम्राज्य निर्माण के पीछे या महमूद गजनवी के जो उद्देश्य थे, अभियान थे, इन अभियानों के पीछे महमूद गजनवी के उद्देश्य क्या थे? कहने को कहा तो ये जाता है कि जो खलीफा था उसने महमूद के पास खिलत भेजी थी, एक मान्यता पत्र भेजा था जिसमें उस मान्यता पत्र को देखकर महमूद गजनवी ने ये कसम खाई थी कि मैं हर वर्ष काफिरों पर अटैक करूँगा, भारत पर आक्रमण करूँगा। और इसी कसम को पूरा करने के लिए 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक उसने लगभग 17-18 आक्रमण भारत पर
किए। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे वो खलीफा के द्वारा उकसाने के द्वारा किए गए थे, लेकिन उसके आक्रमणों को लेकर विद्वानों में या इतिहासकारों में परस्पर मतैक्यता का अभाव है, या इतिहासकारों ने महमूद गजनवी के आक्रमणों को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। महमूद के दरबारी जो इतिहासकार कुतबी है, उसने भारत पर आक्रमणों के उद्देश्य को बताते हुए कहा है कि महमूद गजनवी के भारत अभियान के लिए इस्लाम का प्रचार और मूर्ति पूजा का नाश ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसने अपनी पुस्तक तारीख़ यामनी में लिखा कि सुल्तान महमूद ने पहले सिजिस्तान पर आक्रमण करने का संकल्प किया, किंतु बाद में उसने हिंदुस्तान के विरुद्ध जिहाद करना अधिक उचित समझा। कुतुबी ये भी लिखता है कि सुल्तान ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई थी और उनसे कहा कि मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं धर्म का झंडा बुलंद कर सकूं। लेकिन अन्य इतिहासकार महमूद के आक्रमण के पीछे धार्मिक उद्देश्य को स्वीकार नहीं करते। इनमें मोहम्मद नाजिम नामक इतिहासकार का यह मानना है कि उसकी विजयों के पीछे धर्म प्रचार तो है और कुछ हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार भी किया, परंतु उसका जो उद्देश्य था वो विजय के साथ धन की प्राप्ति करना था। इसी प्रकार मोहम्मद हबीब ने भी महमूद के भारत आक्रमणों का उद्देश्य धर्म प्रचार को नहीं माना। उनका कहना है कि महमूद ने भारत पर आक्रमण धार्मिक उद्देश्यों को लेकर नहीं वरन लूट के लालच से किया। और हबीब का तो यहाँ तक मानना है कि चूंकि इस्लाम लूट और आतंक का समर्थन नहीं करता, अतः महमूद ने भारत में बर्बरतापूर्ण कार्यवाही करके इस्लाम को फ़ायदे की अपेक्षा नुकसान अधिक पहुंचाया। तो इस तरीके से कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि धन और संपदा प्राप्त करना उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और क्योंकि भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध था, यहाँ की जो अतुल धन संपदा है उसके विषय में महमूद गजनवी ने सुन रखा था, और ये जो लालच है वो ही उसे आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। फिर महमूद बगदाद का जो खलीफा था उसके विरुद्ध भी युद्ध करने को तैयार हो जाता। यह मत है एक प्रसिद्ध इतिहासकार हेवल का। उसका मानना है यदि उसे सोमनाथ के मंदिर की तरह वहाँ पर भी अपार धन मिलने की आशा होती तो महमूद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध भी अभियान करने को तैयार हो जाता। ये उसके अभियानों से भी स्पष्ट होता है। उसके जो आक्रमण थे उनका लक्ष्य राजधानियां या सुदृढ़ किले या बड़े बड़े नगर नहीं थे। उसके आक्रमणों के या अभियानों के जो लक्ष्य थे वो ही थे जहाँ प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती, जहाँ सोने चांदी के भंडार थे। तो इस प्रकार से महमूद के भारत के अभियान को लेकर इतिहासकारों में अनेक मत प्रचलित हैं। महमूद गजनवी ने के जो अभियान थे उन अभियानों को लेकर सर हेनरी एलियट ने, जिससे अधिकांश लोग अधिकांश इतिहासकार सहमत होंगे कि महमूद ने भारत पर 17 अभियान किए और इन अभियानों के माध्यम से उसने भारत से अतुल धन संपदा लूटी। महमूद का पहला अभियान था लमगान और उसके आसपास। 1000 ईस्वी में उसने महमूद गजनवी ने यह आक्रमण किया और उसने सीमांत किलों पर, भारत के सीमांत हिस्से पर अधिकार किया और वापस वहाँ से लौट गया।
1001 ईस्वी में महमूद ने एक सेना लेकर पंजाब के हिंदू शाही राजा अजयपाल पर आक्रमण कर दिया। पेशावर के नज़दीक जयपाल के साथ उसका घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में जयपाल की सेना वीरतापूर्वक लड़ी, किंतु जयपाल को अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में महमूद गजनवी को विशाल धन संपदा प्राप्त हुई। महमूद ने शुरू में जयपाल और उसके पुत्रों को बंदी बना लिया, किंतु 2,50,000 दिरहम और 50 हाथी देने के वचन पर महमूद ने उन्हें मुक्त कर दिया और जयपाल को पराजित करने के पश्चात उसने उसकी राजधानी वेहंद में व्यापक लूटपाट की। जयपाल हालांकि वीर और स्वाभिमानी शासक था और अपनी पराजय के भारी आघात को वो सहन नहीं कर सका और 1002 में उसने अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंपकर खुद अग्नि स्नान कर लिया। इसी क्रम में महमूद का जो अगला अभियान है वो मुल्तान पर आक्रमण है। 1006 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर अभियान किया। यहाँ पर करमाथी संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन कर रहा था। इस अभियान के रास्ते में आनंदपाल ने महमूद का रास्ता काटने की कोशिश की, किंतु महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया और उसे भगा दिया और उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार प्राप्त कर लिया और मुल्तान के ऊपर महमूद गजनवी ने नवाशा शाह को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया और मुल्तान से प्राप्त धन संपदा को लेकर वापस गजनी लौट गया। महमूद के गजनवी लौट जाने के पश्चात महमूद जब गजनी लौट गया तो सुखपाल ने, जो नवासा शाह के नाम से मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था गजनवी ने, उसने महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब 1008 को महमूद गजनवी पुनः मुल्तान आता है और उसने सुखपाल को पराजित कर उसे कैद कर लेता है और क्योंकि 1006 में आनंदपाल ने उसका रास्ता रोका था, अतः वो भारत पर 1008 में आनंदपाल से बदला लेने के लिए 6ठी बार आक्रमण करता है और साथ ही महमूद का ये भी मानना था कि पंजाब पर जब तक पूरी तरीके से अधिकार नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो भारत के अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल नहीं। और इस स्थिति से आनंदपाल भी भली भांति परिचित था। वो जानता था कि महमूद का मुकाबला करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता होगी और इसीलिए उसने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर अनेक स्थानों के राजाओं से संपर्क किया और महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और इन सभी राज्यों ने आनंदपाल को सहायता प्रदान भी की। इन सभी ने अपनी सेना आनंदपाल को गजनवी का विरोध करने के लिए भेजी। इन दोनों सेनाओं के बीच वेहंद नामक स्थान पर 31 दिसंबर 1008 को आनंदपाल की सेना के साथ मुकाबला होता है। दोनों सेनाओं में संघर्ष होता है, भयंकर युद्ध होता है। दोनों सेनाएं बहुत बहादुरी के साथ संघर्ष करती हैं और
जिस समय ऐसा आभास हो रहा था कि आनंदपाल की विशाल सेना गजनवी महमूद गजनवी को परास्त कर देगी, उसी समय अचानक हुई एक घटना ने इस युद्ध का परिणाम बदल दिया। आनंदपाल जिस हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था वो हाथी बिगड़ जाता है और वापस भाग के अपनी सेना की तरफ को ही कुचलना शुरू कर देता है। आनंदपाल के हाथी को भागता देखकर आनंदपाल की सेना में भी भगदड़ मच जाती है। इस प्रकार आनंदपाल जीती हुई बाजी हाथी के अड़ियल रुख की वजह से हार जाता है। भागती हुई सेना का महमूद गजनवी नगरकोट तक पीछा करता है। इस अभियान के विषय में प्रोफेसर मोहम्मद हबीब लिखते हैं कि यद्यपि इस युद्ध ने आनंदपाल के बहुत ज़्यादा सैनिक तो हताहत नहीं हुए, पर उसकी इस विशाल सेना का महमूद गजनवी के सामने हार जाना एक ऐसी अनहोनी घटना थी जिसने हिंदुस्तानी सैनिकों का हौसला पूरी तरीके से पस्त कर दिया। इस घटना के बाद महमूद को किसी भी हिंदुस्तानी राज्य संघ से डर नहीं रहा। अपने अद्भुत सेनापतित्व में वह एक के बाद एक हिंदुस्तान के राज्यों को विजय करता रहा। आनंदपाल को पराजित करने के पश्चात महमूद गजनवी आनंदपाल की सेना का पीछा करते हुए नगरकोट की तरफ चलता है और वहाँ जाकर कांगड़ा के किले पर घेरा डाल देता है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी थी कि कांगड़ा के किले में प्रचुर मात्रा में जो धन है वो प्राप्त होगा। 3 दिन भयंकर युद्ध होता है और उसके पश्चात किले पर उसका अधिकार, महमूद का अधिकार हो जाता है। इस अभियान में उसे विशाल धनराशि की प्राप्ति होती है। सोने के 7 लाख दीनार, 700 मन सोने और चांदी के बर्तन, 2000 मन शोधित चांदी, 20 मन के विभिन्न प्रकार के जेवर, और उसे एक वहाँ पर एक चांदी का घर भी प्राप्त हुआ जो 30 गज लंबा और 15 गज चौड़ा था। प्रोफेसर हबीब का ये मानना है कि महमूद को ये संभवतः प्रथम बड़ी उपलब्धि थी और स्वाभाविक तौर पर इससे और अधिक धन दौलत प्राप्त करने की उसकी भूख बढ़ गई। और इसी क्रम में महमूद गजनवी मुल्तान पर पुनः अभियान करता है। 1010 और 11 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर फिर से अभियान किया। हजारों की संख्या में करमाथियों को मौत के घाट उतार दिया और दाऊद को कैद करके गौर के किले में भेज दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु। 1011-12 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर भी आक्रमण किया और यहाँ के चक्र स्वामी के एक अत्यंत प्रसिद्ध और विशाल मंदिर को निशाना बनाकर उसने ये अभियान किया। मार्ग में डेरा के शासक राजा राम ने सतलज के पूर्वी किनारे पर महमूद का विरोध किया। महमूद ने राजा राम को पराजित किया। हालांकि महमूद को इस अभियान में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन विजय प्राप्त करने के पश्चात वो थानेश्वर पहुंचा। महमूद के डर से थानेश्वर का राजा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और महमूद ने मनमाने तरीके से थानेश्वर को लूटा। चक्र स्वामी, जिसे विष्णु भी कहते थे,
उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और विपुल धनराशि लेकर वापस गजनवी लौट गया। दूसरी तरफ आनंदपाल निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा था। वेहंद के युद्ध में पराजित होने के बाद आनंदपाल ने नंदन को अपनी राजधानी बनाया और अपनी शक्ति का पुनर्गठन करने का प्रयास करने लगा। कुछ समय बाद आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर त्रिलोचनपाल, जो उसका पुत्र था, गद्दी पर बैठता है। और महमूद ने 1014 ईस्वी में नंदन अभियान किया। महमूद के आक्रमण के विषय में जानकर त्रिलोचनपाल अपने पुत्र भीम को सत्ता सौंपकर कश्मीर के राजा से सहायता प्राप्त करने हेतु राजधानी छोड़कर चला जाता है। भीम ने बड़ी बहादुरी के साथ महमूद के आक्रमण का विरोध किया, किंतु अंततः पराजय हाथ लगी और नंदन महमूद के अधिकार में चला गया। यहाँ महमूद को लूट में भारी संख्या में हाथी, हथियारों का विशाल भंडार और बहुमूल्य सामान प्राप्त होता है। भीम को पराजित करने के पश्चात महमूद का ध्यान त्रिलोचनपाल की तरफ जाता है और वो त्रिलोचनपाल के साथ आई कश्मीर की सम्मिलित सेना को झेलम नदी के तट पर पराजित कर देता है। कश्मीर और त्रिलोचनपाल की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के पश्चात महमूद गजनवी वापस गजनी लौट जाता है। वो कश्मीर का रुख उस समय नहीं करता और अपने 12वें अभियान में महमूद 1015-16 में कश्मीर पर आक्रमण करता है। कश्मीर एक माह तक कठोर प्रयास करके वो कश्मीर को अपने हस्तगत नहीं कर पाता है और यह संभवतः पहला अवसर था जब महमूद गजनवी को अपने अभियान में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। या यहाँ यह भी कह सकते हैं कि वो या उसकी मोर्चाबंदी भारत के किसी किले की मोर्चाबंदी तोड़ने में विफल रही। उसने 1021 ईस्वी में पुनः कश्मीर को जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन इस अभियान में भी उसे असफलता हाथ लगी। तो इन दोनों अभियानों के पश्चात महमूद गजनवी ने कश्मीर को विजित करने का जो उसका मंसूबा था, उस मंसूबे को छोड़ दिया और अब उसका ध्यान मथुरा और कन्नौज जैसे विशाल नगरों की तरफ गया। 1018 ईस्वी में गजनी से बुलंदशहर होता हुआ बरन, जिसका तत्कालीन नाम बरन था, वहाँ होता हुआ वहाँ के महाबन किलों को जीतता हुआ वो मथुरा पहुँचा। और मथुरा उस समय उत्तरी भारत का सबसे घनी आबादी वाला नगर था। नगर भली भांति सुरक्षित तथा विशाल था। यहाँ भव्य मंदिरों और भवनों की मात्रा बहुतायत में थी। महमूद खुद इन मंदिरों और भवनों की भव्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अपने गजनी के सरदारों से कहा था कि इस शहर में हजारों ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। मंदिरों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी गिनती करना भी संभव नहीं है।
ऐसे मंदिरों को यदि कोई बनवाना चाहे तो उसे लाखों करोड़ों दिनार खर्च करने पड़ेंगे और सैकड़ों वर्षों का समय और कुशल कारीगरों की आवश्यकता होगी। हालांकि नगर की रक्षा के लिए सेना थी, लेकिन इस सेना ने बिना लड़े ही महमूद के सम्मुख समर्पण कर दिया। महमूद गजनवी के आदेश से सैनिकों ने मथुरा में अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट की। उत्बी के अनुसार यहाँ लूट में उसे कीमती चीज़ों के अलावा 5 सोने की मूर्तियाँ जिनका वजन 99 मिस्कल था, उनमें से एक में 50,000 दिनार के मूल्य की 2 लाल मणियाँ भी जड़ी हुई थी, ये प्राप्त हुई थी। 200 चांदी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। एक 450 मिस्कल वजन का नीलम प्राप्त हुआ था। उस तत्कालीन इतिहासकारों का यह मानना है कि महमूद गजनवी ने इस अभियान में मथुरा को बुरी तरीके से, बर्बर तरीके से लूटा और मथुरा को पराजित करने के बाद, मथुरा को लूटने के पश्चात उसका ध्यान कन्नौज की तरफ गया। कन्नौज का जो नगर था उसकी जो गिनती थी वो भी उस समय के बड़े महत्वपूर्ण और संपन्न नगरों में की जाती थी। यहाँ पर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल शासन कर रहा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि महमूद गजनवी कन्नौज की तरफ आ रहा है, वो बिना लड़े ही नगर छोड़कर भाग जाता है। निष्कंटक अभियान में महमूद जी भरकर नगर को लूटता है और यहाँ से भी उसे अपार धन संपदा प्राप्त होती है। 1019 में वो वापस गजनवी चला जाता है, गजनी लौट जाता है। कन्नौज पर अभियान के पश्चात जो महमूद गजनवी है उसका ध्यान कालिंजर की तरफ आता है। कालिंजर का चंदेल राजा विद्याधर इस बात से बहुत नाराज था कन्नौज के शासक से कि वो महमूद के आक्रमण का बिना प्रतिरोध करे क्यों भागा। उसने राज्यपाल के इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए उसे दंडित किया और जब इसकी सूचना महमूद को मिली तो उसने कालिंजर पर अभियान करना अपना कर्तव्य माना। 1019 में उसने कालिंजर पर अभियान किया और इस अभियान में जो महमूद विद्याधर का पूरी तरीके से दमन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप 1022 में उसने फिर से कालिंजर पर अभियान किया और रास्ते में उसने ग्वालियर को, जहां अर्जुन नाम का चंदेलों का करद सामंत था, उसे भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन ग्वालियर का किला मजबूत था और महमूद उसका घेरा वहाँ जीत प्राप्त नहीं कर सका। घेरा तो उसने डाला लेकिन ग्वालियर के किले पर अधिकार करने में वो सफल नहीं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि ग्वालियर के राजा ने महमूद को 35 हाथी देने का वचन दिया और महमूद के साथ एक संधि कर ली। ग्वालियर से महमूद कालिंजर जाता है और वहाँ किले का घेरा डाल देता है। विद्याधर ने जब महमूद को 300 हाथी और वार्षिक कर देने का वचन दिया तो महमूद ने इसे स्वीकार कर लिया और घेरा उठाकर वापस चला गया।
इस अभियान के दौरान एक विशेष बात का उल्लेख एक अखबार का जो लेखक है वो करता है कि चंदेल राजा ने महमूद गजनवी की प्रशंसा में एक कविता की भी रचना की। ये बड़ी अटपटी सी बात थी। कालिंजर अभियान के पश्चात महमूद गजनवी ने सर्वाधिक जो प्रसिद्ध उसका अभियान है सोमनाथ का अभियान, 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई कर दी। इस मंदिर में की समृद्धि की चर्चा संपूर्ण जम्बू द्वीप में थी। यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मौजूद थे। इब्नुल असीर लिखता है कि जब महमूद उत्तरी भारत के मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, तब सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों ने ये सेखी भी मारी थी कि भगवान सोमनाथ दूसरे देवताओं से अप्रसन्न हो गए हैं। परिणाम स्वरूप महमूद उन मंदिरों को लूटने और तोड़ने में सफल होता है। तो ये कपोल कल्पित तथ्य है, इस पे कहाँ तक विश्वास किया जाए ये आप स्वयं निर्णय लें तो ज़्यादा उचित होगा। कि महमूद को जब इस तरीके की गर्भोक्ति का पता चला तो वो काफ़ी क्रुद्ध हुआ और 1024-25 में एक विशाल सेना लेकर गजनी से चल दिया। दिसंबर के आखिर में वो अनहिलवाड़ा जा पहुंचा। उसके अभियान की खबर सुनकर जो अनहिलवाड़ा का सोलंकी शासक था वो राजधानी छोड़कर चला गया। अनहिलवाड़ा से ज़रूरत का सामान लेकर महमूद सोमनाथ की तरफ बढ़ा और जनवरी 1025 को वो सोमनाथ में धमक गया और अगले ही दिन उसने सोमनाथ के किले का घेरा डाल दिया। आक्रमणकारियों का मंदिर के पुजारियों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, किंतु शीघ्र ही महमूद का सोमनाथ पर अधिकार हो गया। महमूद गजनवी ने यहाँ व्यापक स्तर पर लूटपाट की, व्यापक स्तर पर कत्लेआम किया। कहा जाता है इसने मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इतिहासकार इब्नुल असीर के अनुसार लगभग 2 करोड़ दीनार से अधिक कीमत की संपत्ति उसे मंदिर की लूट में प्राप्त हुई। इस अथाह संपत्ति के साथ महमूद अंत में सिंध के मार्ग से गजनवी को लौट जाता है। जब सोमनाथ के अभियान के पश्चात महमूद वापस गजनी लौट रहा था, तब रास्ते में उसे खोखरों ने, जाटों ने बहुत परेशान किया। सिंध के जाटों ने उसका बहुत सारा सामान लूटा, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, ऊंट घोड़े मारे गए। इन कठिनाइयों को पार करते हुए वो 1026 में वापस गजनी पहुंचने में कामयाब। महमूद ने अपने अभियानों की अंतिम कड़ी में सोमनाथ अभियान में वापसी के दौरान सिंध के जाटों ने जब परेशान किया महमूद गजनवी को, तो जाटों को सबक सिखाने के लिए 1027 में उसने सिंध पर अभियान कर दिया। महमूद ने जाटों पर आक्रमण करके बड़ी संख्या में जाटों को मौत के घाट उतारा और व्यापक स्तर पर लूटपाट की।
और लूट की संपदा लेकर वापस गजनी पहुंच गया। और यहाँ 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा लुटेरा जिसने अपना संपूर्ण जीवन अभियानों में और लूटपाट में व्यतीत किया, 1030 ईस्वी को सारी धन दौलत, सारी जागीर, सारी संपदा इस नश्वर संसार में छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाता है।